नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विथ गुदड़ राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएस मेंस 2021 जो हाल ही में परीक्षा हुई है 21 मार्च 2022 को। तो उसमें लोक प्रशासन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन था प्रबंधकीय दृष्टिकोण, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या लिखना चाहिए था? तो लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में 2 तरह के दृष्टिकोण प्रचलित है। एक तो व्यापक दृष्टिकोण जिसे हम पूर्ण विचार व एकीकृत विचार कहते हैं। एक है संकुचित दृष्टिकोण जिसे प्रबंधकीय विचारधारा भी कहते हैं। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अनुसार सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में प्रबंधकीय तकनीकी समान मानता है और अतः ये दृष्टिकोण है लोक प्रशासन में निजी प्रशासन में अंतर नहीं कर सकता है। अगला है आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर पूछा था। तो आदेश की एकता में किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, उसी के प्रति वे उत्तरदायी होना चाहिए। निर्देश की एकता में समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के लिए एक अध्यक्ष, एक योजना अधिकारी होना जरूरी है। यह कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है आदेश की एकता, और ये पूरे संगठन को प्रभावित करता है निर्देश की एकता। आदेश की एकता में दोहरी अधीन स्थिति को रोकता है और निर्देश की एकता है वो एक दूसरे पर आच्छादन को रोकता है। अगला है औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है? तो ये एक प्रत्यायोजन का प्रकार है जिसमें संगठन के नियम, कानून व संहिताओं के आधार पर अधिकारी अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपता है। किस रूप में? लिखित रूप में सौंपता है। तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की है? लिखित। लेखा अनुदान क्या है? तो राजस्व का लेखा जोखा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लोकसभा वोट एंड अकाउंट नामक तात्कालिक प्रयोग में लाती है। इसके द्वारा वे सरकार को वित्त वर्ष में भी तब तक व्यय करने की छूट देती है जब तक बजट पारित नहीं हो जाता। यह सामान्यतः बजट का अंग होता है। यदि मंत्रिपरिषद इसे पारित करना चाहे तो यह सरकार का अंतरिम बजट बन जाता है। अगला है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके बारे में हमें बताना था। तो निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तो व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों द्वारा अपनाया गया स्वनियमन है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यापारिक मॉडल के अनुसार काम करती है जो कानून, नैतिक मानकों एवं अंतर्राष्ट्रीय रीति के अनुकूल हो। इसके अंतर्गत कंपनी द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पर्यावरण, आम जनता, उपभोक्ता, कर्मचारी तथा अंशधारियों पर सकारात्मक प्रभाव डाले। ये गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर आधारित है, यानी व्यवहार में उतारने का एक माध्यम है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। यानी इसके जरिए जो भी धनवान लोग हैं वो समाज के लिए कुछ पैसा लगाएं और वो अपनी स्वयं की संपत्ति न माने, यानी अपने धन का 2% है वो समाज के लिए लगाना ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। अगला है निर्देशालय और सचिवालय में अंतर। तो निर्देशालय के कार्य हम पढ़ेंगे। तो मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन करना। निर्देशालय एक अधीनस्थ प्रशासनिक संस्था है और मुख्य अधिकारी है वो निर्देशक होता है। लाइन एजेंसी की तरह कार्य करती है। मंत्रिपरिषद से प्रत्येक संपर्क नहीं है। विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाता है निर्देशालय। अब सचिवालय है वो नीतियों का निर्माण करता है। शीर्ष प्रशासनिक संस्था है। मुख्य अधिकारी सचिवालय का सचिव होता है। स्टाफ एजेंसी की तरह कार्य करता है। मंत्रिपरिषद से प्रत्येक संपर्क स्थापित है। सामान्य सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अगला है राजस्थान में लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। तो लोकायुक्त का क्षेत्रकार संपूर्ण राजस्थान में क्षेत्राधिकार है। तो लोकायुक्त संस्थान द्वारा राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभाग अध्यक्ष, लोक सेवकों, जिला परिषद के प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर व उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगर पालिका, नगर परिषद व नगर न्यास के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राजकीय कंपनियों व निगमों अथवा मंडलों के अध्यक्ष, अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, यानी इनके विरुद्ध है वो ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अब लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर कौन कौन है? तो वह सीएम है यानी मुख्यमंत्री, सरपंच, पंच, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य। अगला है विधायक है और सेवानिवृत्त लोक सेवक है। सचिवालय के अधिकारी भी इसी में शामिल आते हैं, यानी क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और अनुच्छेद 236 खंड में परिभाषित न्यायिक सेवा के सदस्य इसमें शामिल हैं, यानी इनके क्षेत्राधिकार में है लोकायुक्त, इनके क्षेत्राधिकार की जांच नहीं कर सकता।
अगला है परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन में अंतर पूछा गया था। अब परंपरागत प्रशासन क्या होता है ये हम देखेंगे। तो परंपरागत प्रशासन है, इसका मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना, क्षेत्र क्या है सीमित, और इसका उद्देश्य यानी कार्य था विकास संबंधी कार्य पूरा करना, और क्षेत्र क्या है व्यापक इसका है। अगला है उद्देश्य की प्रकृति सरल व साधारण है। उद्देश्य की प्रकृति किस प्रकार की है, सरल व साधारण। इसकी जटिल बहुमुखी और बहुयोजनावादी प्रक्रिया है। नियम कानून प्रक्रिया कठोरता से लागू होता है, और इसमें क्या होता है लचीलेपन से। सृजनात्मकता को दबाता है, और रचनात्मकता व सृजनात्मकता व नवीनतावाद को बढ़ाता है। अंतर्मुखी संरचना है, परंपरागत प्रशासन और केंद्रीकरण पर बल देता है। अगला है कि बहुमुखी संरचना है और विकेंद्रीकरण पर बल देता है। कार्यकुशलता व मितव्ययता पर बल देता है। जनसहभागिता व प्रभावकारिता और क्षमता पर बल देता है विकास प्रशासन। अब दोस्तों ये उत्तर यानी ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। तो जो भी यानी 1 2 3 4 5 6 यानी जो 6 बिंदु लिखेगा उसको पूरे से पूरे लगभग 4.5 नंबर मिल जाएंगे। अगला है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किन किन तरीकों से हम लगा सकते हैं। तो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न लेख हैं, जैसे संवैधानिक उपचारों के जरिए, यानी जो रिट जारी करते हैं न्यायालय उसी के जरिए हम, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण है यानी से शरीर हाजिर होना। इसका अर्थ है से शरीर हाजिर होना। न्यायालय द्वारा यह आदेश उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी को रोका रखा हो, बंदी बना रखा हो, ताकि पहले व्यक्ति दूसरे को न्यायालय में से शरीर प्रस्तुत करे। अगला है परमादेश। तो परमादेश क्या है, तो हमारा आदेश, ये यानी परमादेश है क्या है परमादेश। इसका अर्थ है हमारा आदेश, हमारा आदेश। तो हमारा आदेश क्या है, यानी आदेश न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारी को ऐसे कार्य नहीं, यानी न्यायालय है सरकारी अधिकारी को अपने दायित्व निभाने के लिए ये आदेश जारी करता है। अगला है निषेध। तो निषेध का अर्थ है यानी प्रतिषेध या निषेध का अर्थ है रोकना। क्या है रोकना, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा निचले न्यायालय को ये तब जारी किया जाता है जब निचले न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। यानी जैसे उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय वो अपने निचले न्यायालयों को ये आदेश तब जारी करता है जब निचले न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से भटककर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उच्चतम न्यायालय कहता है कि भाई आप अपने क्षेत्र में कार्य करो, ये अपने से अंडर का काम नहीं है। तब कौन सा लेख जारी किया जाता है, प्रतिषेध। अगला है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या है, तो इसका अर्थ है प्रमाणित होना। अब है अधिकार पर्चा यानी को वारंट। तो किसी अधिकार या वारंट से न्यायालय द्वारा इसे किसी व्यक्ति के सरकारी पदाधिकारी के दावे की वैधानिकता जानने के लिए जारी किया जाता है अधिकार पर्चा। अब प्रशासनिक कृतियों एवं निर्णयों पर न्यायिक पुनरावलोकन। प्रशासनिक कृतियों एवं निर्णयों के विरुद्ध न्यायालय में अपील की जा सकती है, इसके जरिए भी न्यायिक नियंत्रण है। सरकारी अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक व सिविल अभियोग जारी किए जा सकते हैं। निजी पार्टी द्वारा केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार के विरुद्ध अभियोग जारी किया जा सकता है। तो प्रशासन पर हम इन निम्न तरीकों से हम है वो न्यायिक नियंत्रण लगा सकते हैं। अगला है कि जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के कार्य हमें पूछे गए थे। तो जिला कलेक्टर के कार्य, तो दोस्तों राजस्व एकत्रित करना, भूमि सुधार करना, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, लोक कल्याणकारी योजनाएं यानी जो केंद्र व राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाएं उनको लागू करना, प्राकृतिक विपदाओं में सहायता जैसे बाढ़ है, भूकंप है, उनमें निर्वाचन का संचालन यानी चुनावों का सफल संचालन करवाना, जिला क्षेत्र का भ्रमण करना, प्रोटोकॉल का कार्य यानी कोई भी मंत्री आता है तो उसके दौरे की व्यवस्था करना, औपचारिक बैठकों का आयोजन करना, अल्प बचत कार्यक्रम, जन संचार के माध्यम से जागृति फैलाना। अब है पुलिस अधीक्षक के कार्य हमें पूछे गए थे। तो पुलिस अधीक्षक के कार्य है वो जिला कलेक्टर के साथ मिलकर शांति व्यवस्था बनाना, अपराधों पर नियंत्रण, FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में प्रगति जानना, पुलिस संपत्ति की रक्षा करना, जैसे पुलिस थाना है उनके अभिलेखों रिकॉर्डों की क्या करना, रक्षा करना। अन्य विभाग सहयोगी अभिकरणों में समन्वय, घटना स्थल पर कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा शांति व्यवस्था बनाना। पुलिस विभाग में अभिप्रेरणा का कार्य करना यानी पुलिस विभाग के लोगों को क्या करना, मोटिवेशन करना। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना, अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करना, जनसंपर्क करना, गंभीर अपराधों पर नियंत्रण करना। वस्तुतः पुलिस अधीक्षक का पद जिला कलेक्टर की भांति क्षेत्रीय इकाइयों
आम जनता तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयक कड़ी के समान है। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के कार्य एक दूसरे से अंतर संबंधित है। यह हमें इसका आंसर लिखना था। अगला है कि राजस्थान जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012 के प्रावधान पूछे गए थे। तो लिखना था कि जनता की समस्या व शिकायतें तुरंत सुनवाई के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। 1 अगस्त 2012 को 1 अगस्त 2012 आएगा यहाँ पे 1 अगस्त 2012 से पूरे प्रदेश में ये लागू हो गया था। मुख्य प्रावधान क्या थे? तो परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। यानी परिवाद है वो लोक सुनवाई अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अगला है कि लोक सुनवाई अधिकारी यानी लोक सुनवाई अधिकारी परिवाद की प्राप्ति पर नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर उपलब्ध कराएगा। यदि सुनवाई निर्धारित समय में नहीं हुई या व्यक्ति असंतुष्ट हो गया तो 30 दिन के अंदर प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। और यदि लोक अधिकारी नियत समय में सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा तो उसे कम से कम 500 और अधिकतम 5000 का आर्थिक दंड है। परिवाद को खारिज करने का कारण लिखित रूप में स्पष्ट करना होगा। अब है लोक सुनवाई अधिकारी कौन होते हैं? यानी पंचायत स्तर पर है पटवारी होता है, तहसील स्तर पर तहसीलदार होता है, उपखंड स्तर पर है वो एसडीएम होता है, जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर व कलेक्टर होता है, संभाग स्तर पर अतिरिक्त खंड आयुक्त होता है। अगला है महात्मा गांधी के 7 सामाजिक पाप जो प्रशासन में कैसे सहायक है। तो 7 सामाजिक पाप कौन कौन से हैं? तो ये हैं, आप देख सकते हैं कि बिना विवेक के खुशी, यानी बिना विवेक के खुशी नहीं मिल सकती। बिना नैतिकता के वाणिज्य यानी व्यापार नहीं कर सकते। बिना मानवता के विज्ञान व हम कुछ नहीं कर सकते। बिना त्याग के हम धर्म के बारे में नहीं जान सकते। बिना सिद्धांत के राजनीति नहीं कर सकते। तो ये प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण है कि बिना सिद्धांत यानी हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करनी होगी, बिना चरित्र के ज्ञान और बिना कर्म के बिना कार्य के संपत्ति, यानी हम यदि कोई कार्य नहीं करेंगे तो हम संपत्ति का कर्तन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों गांधी जी के ये 7 सामाजिक पाप प्रशासन में सहायक हैं और इनका हमें थोड़ा बड़ा चढ़ा के आंसर भी लिखना था। और जिस किसी ने भी ये इतने भी लिखे, 10 नंबर का क्वेश्चन था, यदि जिस किसी ने भी इतना भी लिखा है तो भी उसको 5 या 4.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। वैसे इतने ही नंबर यानी 10 में से लास्ट 7.5-8 नंबर मिलते हैं। अब दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।